जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग बीस्ट गॉड रैलम के अंदर मौजूद होता है और वो आसपास में मौजूद सारे ही बीस्ट गॉड के स्टैचू और उन सारे ही डिवाइन स्क्रिप्चर्स को सेंस करके यूनिवर्स मास्टर लेवल की टेक्निक को बनाने की कोशिश कर रहा था। मगर एट द एंड में लुओ फैंग वहां पे डिसाइड करता है कि वो आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को मास्टर करेगा। लुओ फैंग इसमें कामयाब हो जाता है और वो अपने एक छोटे से यूनिवर्स को क्रिएट भी कर लेता है जो कि हमें यिंग एंड यांग के फॉर्म में नजर आते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी और बबाता को दिखाया जाता है, जहाँ पे बबाता उस छोटे से यूनिवर्स को देख के कहती है कि लुओ फैंग, ये तो मिनीच्योर यूनिवर्स है, कितना खूबसूरत है ये। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता, मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था, मुझे डर लगता था कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। जब से मुझे ये इनहेट सीक्रेट टेक्निक मिली है, मैंने इसे एक बार भी अनलेश नहीं किया। ये कितना अजीब है, मुझे इस पूरे मिनीच्योर यूनिवर्स पर पूरा कंट्रोल महसूस हो रहा है, जैसे कि ये मेरे ही बॉडी का कोई अंश हो। अभी वहाँ पे लुओ फैंग अपने मिनीच्योर यूनिवर्स की पावर को सेंस करके कहता है कि बबाता, एक सोच से मैं दुश्मन को अपने सप्रेस कर सकता हूँ इसके अंदर और अपने आप को अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी दे सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो एक ही पल में पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दूँ और अपने पावरफुल एनिमी को ख़त्म कर दूँ। तभी बवादा कहती है कि ये सीक्रेट टेक्निक वाकई में सभी हद से परे है लुओ फैंग। तभी लुओ फैंग बवादा की ओर देखता है और सडन लुओ फैंग की नज़र यहाँ पे बवादा की टेल पे पड़ जाती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि बवाता, तुम तो बीस्ट गॉड रैलम के अंदर थी ना, तो आखिर यहाँ कैसे आई? और तभी बवाता वहाँ पे स्वीट सा फेस बनाने लगती है और तभी हमें पता चलता है कि ये बवाता नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट का किया धरा है। तभी वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। तभी लुओ फैंग उसे इग्नोर करके अपने यूनिवर्स को देख के कहता है कि ये जो सीक्रेट रूइन डायग्राम है जो कि मेरे यूनिवर्स के चारों ही तरफ घूम रहे हैं, ये इस पूरे मिनीच्योर यूनिवर्स के लॉ को कंट्रोल करते हैं। इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स और इतना एक्यूरेट ये रूइंस उन 64 गॉड स्टैचू से लिए गए हैं जो पहले मुझे हजारों लॉ स्क्रिप्चर रैंडम लगे थे, वो असल में उन्हीं स्टैचू के छोटे छोटे रूइन डायग्राम से बने हुए थे। ये तो सच में कमाल की बात है। क्या सच में दुनिया की सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक भी एक अंडरलाइन पैटर्न को फॉलो करती है? अभी वहां पे लुओ फैंग अपने यूनिवर्स के अंदर मौजूद उन सारे ही डिवाइन स्क्रिप्चर्स को स्टडी करने के साथ साथ बीस्ट गॉड रैलम के भी स्क्रिप्चर्स को स्टडी कर रहा था और उनके कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन पैटर्न्स में क्या डिफरेंट है और क्या सिमिलर है। तभी हम शीजू माउंटेन रेंज का सीन देखते हैं, जहाँ पे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट कहते हैं कि सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन का एरा इतना पुराना है कि आज लगभग कोई उसे जानता ही नहीं है। तभी हम वहाँ पे बीस्ट गॉड रैलम का सीन देखते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग अभी भी अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। तभी टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट कहते हैं कि लेकिन उस ग्रेट डिस्ट्रक्शन से पहले एक ऐसी कल्टीवेशन मेथड था जो 64 रूइन डायग्राम पर बेस्ड है, और अभी फिलहाल के लिए लुओ फैंग उन 64 रूइन डायग्राम को समझने की कोशिश भी कर ही रहा होता है। तभी हम स्टार बीस्ट एंसेस्टर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि इन रूइन डायग्राम को बार बार ट्रैक करने का क्या फ़ायदा है। लुओ फैंग 10,000 सालों से यही कर रहा है। बीस्ट गॉड पाथ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल हिस्सा है हार्ट ऑफ द बीस्ट गॉड को समझना और उसको कल्टीवेट करना, और सिर्फ उस हार्ट को अवेकन करके ही कोई असली में बीस्ट गॉड बन सकता है। मगर अफसोस लुओ फैंग गलत रास्ते पर जा रहा है। अभी हम वहां पे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट को देखते हैं जो कि कहते हैं कि 8 ग्रेट बीस्ट गॉड असल में यूनिवर्स के लॉ का ही रूप है जो इस दुनिया के फैब्रिक में बुने हुए हैं। सबसे सुप्रीम सीक्रेट टेक्निक भी आखिरकार 64 रूइन डायग्राम में ब्रेक की जा सकती है। लुओ फैंग का नेदर सी क्लोन इमॉर्टल बनने से पहले ही परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंच गया था, मतलब उसे पहले ही सबसे पावरफुल इनहेट सीक्रेट टेक्निक का गिफ्ट मिल चुका है। लुओ फैंग अब समझ चुका है कि उसकी इनहेट सीक्रेट टेक्निक और इन 64 रूइन डायग्राम के बीच कनेक्शन है। अब उसे उनके प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत नहीं,
अब बस हर एक रूइन डायग्राम का स्ट्रक्चर परफेक्टली याद करना होगा लुओ फैंग को, फिर अपनी इनहेड सीक्रेट टेक्निक के रूइन स्ट्रक्चर को रेफरेंस बनाकर वो कुछ नया क्रिएट कर सकता है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो सबसे पावरफुल इनहेड टेक्निक का एक सिंप्लीफाइड वर्जन फोर्ज कर सकता है, मतलब कॉपी। और ये नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग को देखते हैं जो कि कहता है अपने मन में, मैं एक साथ सारे रूइन डायग्राम रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए ये बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं सिर्फ गोल्डन बीस्ट गॉड के 8 रूइन डायग्राम पर फोकस करूंगा। और तभी वहां पे लुओ फैंग के चारों ही तरफ कई सारे डिवाइन स्क्रिप्चर्स फ्लो करने लगते हैं और लुओ फैंग खुद गोल्डन बीस्ट गॉड के सींग के ऊपर जाकर के सो जाता है उन स्क्रिप्चर्स को स्टडी करते करते। तभी लुओ फैंग को वहां पे एक ड्रीम के अंदर बटरफ्लाई नजर आती है और तभी लुओ फैंग को गोल्डन बीस्ट गॉड नजर आते हैं जो कि रोर करते हुए उस बटरफ्लाई के साथ खेल रहे थे और इधर उधर घूमते हुए अपनी परछाई को भी देख रहे थे, जैसे कि वो गोल्डन बटरफ्लाई उन्हें हद से ज्यादा पसंद आ गई हो। मगर सडन आसपास में डिस्ट्रक्शन का माहौल आ जाता है और वो अकेले ही अनगिनत पावरफुल कल्टीवेटर्स से फाइट कर रहे होते हैं। वो अपनी पावरफुल अटैक्स के साथ कई सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार देते हैं, मगर इन सारे ही बैटल के दौरान वो खुद घायल हो जाते हैं और उनके पास अगर कोई होता है तो वही गोल्डन बटरफ्लाई। तभी हम देखते हैं कि गोल्डन बीस्ट गॉड अपनी आखिरी सांस लेते हुए वहां पे अपनी जान गंवा देते हैं। तभी लुओ फैंग जो कि उनके स्टैचू के सींग के ऊपर सो रहा था, वो अचानक से उठते हुए कहता है कि मैं एक बीस्ट गॉड हूँ, अभी बस एक पल के लिए मेरा दिमाग भटक गया था। ये कैसा अजीब एहसास है, क्या इसी को कहते हैं जुआंग जी ड्रीमिंग ऑफ अ बटरफ्लाई। तभी एक बटरफ्लाई लुओ फैंग के सामने से गुजरती है। उसे देख करके लुओ फैंग एकदम एक्साइटेड होते हुए आगे बढ़ता है और आसपास के एटमॉस्फेयर को देखने लगता है और वहीं पे हम स्टार बीस्ट एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अचानक से शॉक्ड होते हुए लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अभी कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वो कहते हैं कि बीस्ट गॉड पाथ की सबसे बड़ी रुकावट है आर्ट ऑफ द बीस्ट गॉड को समझना। इतनी मुश्किल की लगभग नामुमकिन है इसे पाना और लुओ फैंग ने सच में इसे हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सफल हो जाए इसमें लुओ फैंग। मगर सडन वो फिर से शॉक्ड होते हुए लुओ फैंग की ओर देखते हुए कहते हैं कि रुको, ये क्या मैं देख रहा हूँ। तभी लुओ फैंग अपनी पावर को अनलेश करता है। उसकी पूरी आंखें पूरी रेड हो चुकी होती हैं और लुओ फैंग यहाँ पे गोल्डन बीस्ट गॉड की इनहेरिटेंस पावर को अचीव कर चुका था और जैसे ही वो अपने ऑरा को रिलीज करता है वहां पे पूरी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तभी लुओ फैंग बबाता से कहता है कि बबाता ये सच में काम कर गया। तभी बबाता कहती है कि ये तो यूनिवर्स मास्टर लेवल की सुप्रीम टेक्निक है लुओ फैंग। तभी लुओ फैंग आसमान में अपनी फिंगर दिखाते हुए स्टार बीस्ट एंसेस्टर से कहता है कि मैं हूँ लुओ फैंग और एंसेस्टर मैं आपको चैलेंज करता हूँ। इतना ही सुनना था, स्टार बीस्ट एंसेस्टर वहां पे अपीयर होते हैं और लुओ फैंग ने जो डिस्ट्रक्शन फैलाई थी उसे रिस्टोर करते हुए लुओ फैंग से कहते हैं कि तुम मुझे चैलेंज करते हो, बहुत अच्छा लुओ फैंग। तभी लुओ फैंग कहता है कि एंसेस्टर आप यहाँ पे कौन सा वेपन यूज करेंगे मेरे खिलाफ। तभी वहां पे स्टार बीस्ट एंसेस्टर अपने ड्रैगन फॉर्म से सीधा ही ह्यूमन फॉर्म में आके कहते हैं कि तुम बिना हथियार के लड़ोगे, मैं भी इन ह्यूमंस हैंड से ही लड़ूंगा। क्या कहते हो लुओ फैंग? लुओ फैंग कहता है ठीक है एंसेस्टर। तभी स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि तुमने ऑलरेडी हार्ट ऑफ द बीस्ट गॉड अवेकन कर लिया है, तो तुम्हारे लिए खुद के हाथ ही तुम्हारा वेपन है। तभी वहां पे लुओ फैंग अपनी पावर को अनलेश करके गोल्डन बीस्ट गॉड की इनहेरिटेंस पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि एंसेस्टर आइए तो फिर फाइट स्टार्ट करते हैं। वहां पे लुओ फैंग की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और वो सीधा ही एंसेस्टर के ऊपर मल्टीपल अटैक करने लगता है जहां पे एंसेस्टर सिर्फ खुद को डिफेंस कर रहे थे, मगर लुओ फैंग उनके ऊपर बीस्ट गॉड की सारी ही टेक्निक को आजमा रहा होता है जो अभी अभी उसने हासिल किया था। वहीं पे एंसेस्टर अब तक जो अपने एक हाथ से खुद को डिफेंस कर रहे थे, अब यहाँ पे उन्हें अपने दोनों ही हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो यहाँ पे लुओ फैंग को पीछे ढकेलते हैं। लुओ फैंग पागल बीस्ट की तरह
तरह फिर से एंसेस्टर के ऊपर टूट पड़ता है। एंसेस्टर काफी पावरफुल पाम अटैक करके लुओ फैंग को हिट करते हैं, मगर लुओ फैंग यहाँ पे मूसा डीमन क्लोन बॉडी के फॉर्म में था। वो फिर से खुद को हील करके काफी तेजी से एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। एंसेस्टर उसके टांग को पकड़ के पीछे फेंक देते हैं और तुरंत जायंट स्पिरिचुअल हैंड बना करके लुओ फैंग की टांग को पकड़ के उसे घसीटते हुए जमीन पे पटक रहे थे। मगर यहाँ पे लुओ फैंग जो कि बीस्ट गॉड के इनहेरिटेंस को हासिल कर चुका था, वो बीस्ट बिल्कुल बन चुका था, वो तुरंत अपने पंजों से ही जमीन को पकड़ के खुद को होल्ड करता है और अपने पैर को छुड़ा करके एंसेस्टर के ऊपर अटैक करता है। ये देख करके एंसेस्टर भी अपनी पावर को अनलिश करके लुओ फैंग को होल्ड करने के लिए वो अपने राइट हैंड के अंदर मल्टीपल स्क्रिप्चर्स को समन करके लुओ फैंग को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। इधर से लुओ फैंग काफी पावरफुल अटैक एंसेस्टर के ऊपर कर देता है, मगर एंसेस्टर का एक ही अटैक लुओ फैंग को उठा करके पीछे फेंक देता है। मगर तभी लुओ फैंग बीस्ट गॉड के होलोग्राम को समन करके बहुत ही तेजी से एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। लुओ फैंग की रफ्तार अब बढ़ चुकी थी। एंसेस्टर यहाँ पे लुओ फैंग को अपने हाथों से होल्ड करते हैं, मगर लुओ फैंग का पंच सीधे ही उनके फेस पे हिट होता है और अब लुओ फैंग यहाँ पे एंसेस्टर को पीटना शुरू कर देता है। एंसेस्टर कितना भी अटैक और कितना भी डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, मगर वो इस समय लुओ फैंग के रफ्तार को मैच नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां पे लुओ फैंग अपने पंजों को सीधा ही एंसेस्टर की बॉडी के आर पार घुसेड़ देता है और उन्हें सीधा ही आसमान में लेकर के चला जाता है और एंसेस्टर ये फाइट यहाँ पे हार जाते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, एंसेस्टर ने यहाँ पे अपनी पावर को सप्रेस किया था, मगर सप्रेस करने के बावजूद लुओ फैंग के लेवल के आने के बावजूद वो लुओ फैंग का सामना नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।